नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार एंड डायरेक्टर प्राणायतन आयुर्वेद एवं पंचकर्म सेंटर हरिद्वार। आज इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका टॉपिक है नीड ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इसमें डॉक्टर मदन थंगवेल्लू जो कि हमारे जीनोम बायोलॉजिस्ट हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और जो हमारे होस्ट हैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एज ए स्पीकर मुझे इनवाइट करा है। तो इस आयुष समृद्धि की कॉन्फ्रेंस के लिए आज मैं इंटरनल डेमोक्रेसी पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो देखते हैं कि हर एक के अनुसार डेमोक्रेसी एक डिफरेंट मीनिंग रखती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में हम ये समझते हैं कि पावर ऑफ द पीपल, कि जितना हम सब लोग कितना टू डेलिबरेट एंड टू डिसाइड लेजिस्लेशन, कि किस तरीके से हम अपनी बात को, अपने विचारों को एक मत होकर के, एकजुट होकर के सभी सामान्य लोगों तक पहुंचा पाए। और जहां तक हम आयुर्वेद को देखते हैं और जो हमारा आयुष है, आप जैसे सब जानते ही हैं कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, सभी प्रकार की चीजों से, सभी प्रकार का समन्वय लिए हुए हैं। तो आयुष विभाग ऑलरेडी अपने आप में जो इंटरनल डेमोक्रेसी को परिभाषित करता है एक तरीके से, कि हम किस तरीके से सारी विधाओं को एक साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम आयुर्वेद के सभी मर्मज्ञ और हमारे साथ विद्वान जुड़े हुए हैं, तो आयुर्वेद में मुझे लगता है कि कोरोना के समय से अब और ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। हम भारतवर्ष ही नहीं, भारत में भी कोई स्टेट नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि विश्व में आयुर्वेद एक परचम स्थापित करे। और इसके लिए हमारे लिए इंटरनल डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी चीज को, एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा हमें एक दूसरे के ऊपर, तब तक हम अपनी चीज को उस लेवल तक पहुंचा नहीं पाएंगे, उसे हम ग्लोबल लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि इसमें हमें कुछ अपनी निगेटिविटीज को भी दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आयुर्वेद को लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन, या हम कहें कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, या कई बार हम कहते हैं कि भाई ये तो हर्बल है या चूरन चटनी, इस तरीके से लोगों के मन में एक धारणा कई बार बनती है और हम उसे कंपेयर करने लगते हैं एलोपैथिक से। और जो अदर पैथीज हैं उनको हम थोड़ा ये मानते हैं कि ये तो उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हमें कई बार झेलने पड़ते हैं। जब हम, हमारे साथ के लोग भी इसको देखते होंगे, जो लोग भी सब प्रैक्टिस में हैं, तो कई बार लोग तभी आयुर्वेदिक चिकित्सा को महत्व देते हैं जब उन्हें और दूसरी विधाओं से कोई आराम नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि जैसे हम इमरजेंसी में किसी और पैथी के पास जाते हैं, तो मेरा अपना मानना यह है कि हमें इतना ट्रस्ट, इतना कॉन्फिडेंस हमारी पैथी में डेवलप हो जाना चाहिए कि जिससे लोग इमरजेंसी में भी आयुर्वेद वाले के पास ही आए, कि आपके पास ऐसी चिकित्सा है कि आप तुरंत उसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं भी कम होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी इफेक्टिवनेस कम होती है और जो हमारा सिस्टम है वो धीरे धीरे फेल्योर हो जाता है। तो जहां तक हम एक मत होकर के, एकजुट होकर के यदि इन चीजों को एक साथ रखेंगे, धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी इन कमियों को दूर करके कुछ पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे, तो मुझे लगता है हम आयुर्वेद को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज एक मैंने और नोटिस करी है कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि को लेकर के लोगों के मन में बड़ी गलत धारणाएं होती हैं कि भाई बहुत सारी मेटालिक प्रिपरेशंस हैं या रस औषधियां हैं। आप देखते हैं कि जो बाहर के कंट्रीज हैं हमारे, वो कई बार आयुर्वेद को केवल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। तो मेरा एक निवेदन ये भी है कि हम आयुष के माध्यम से कुछ इस तरीके के सिस्टम्स डेवलप करें, या हमारे जो मेडिसिन हैं, वो जो यहाँ पर मेटालिक प्रिपरेशंस बन रही हैं, या हम और भी जो औषधियाँ बना रहे हैं, उनमें इतना ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, या हमारे साइंटिफिक लेवल पर वो यहाँ प्रूवन हो कि हम कहीं भी बाहर उस चीज को यदि रखते हैं तो वो चीज बिल्कुल उस मापदंडों पर, उन मानकों पर खरी उतरे। हमें ये सुनने को ना मिले कि भाई, अभी जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि अभी मेरी 2-3 दिन पहले
एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्हें अश्वगंधा चाहिए प्योर, क्योंकि उनके डॉक्टर ने ये कहा कि अश्वगंधा में आप जो पिल्स ले रहे हैं उसमें कहीं कोई मेटालिक प्रिपरेशन तो नहीं है। अब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि अश्वगंधा जैसी हर्ब, उसमें भी क्या कोई मेटालिक प्रिपरेशन डाल देगा या कुछ ऐसा उसमें कंटेंट मिलेंगे। तो ये धारणा हमें कहीं ना कहीं लोगों के मन से हम तभी निकाल सकते हैं जबकि हम अपनी पैथी पर, अपनी मेडिसिन पर एक कॉन्फिडेंट हो और हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट करने होंगे इन चीज़ों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लोग तुरंत चाहे वो फार्मेसी का लाइसेंस ले रहे हो। हालांकि रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन शायद उनमें अभी और ज़्यादा ज़रूरत है स्टैंडर्डाइजेशन की। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि हमारी, जैसे चूँकि मैं अगध विभाग से रिलेटेड हूँ, तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ में मुझे थोड़ी सी ये कमी लगती है कि बहुत सारी हमारी चिकित्साएं हैं, जैसे हमारी पुरानी गुरु शिष्य परंपरा थी, वो चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। हम उन चीज़ों को भी हमें कहीं ना कहीं एक मंच पर लाना चाहिए, उन चीज़ों को कि हाँ, वो छोटी छोटी चीज़ें हमें लोगों से सीख करके, क्योंकि जब तक जो बात यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी की आ रही है, तो जब तक हमारा स्टूडेंट या हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि हम अपनी पैथी के लिए जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सक्षम है, या हमारे बच्चे जो आजकल हम ये देखते हैं कि जिस समय नीट एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई MBBS कट ऑफ के बाद फिर आयुर्वेद आएगा। तो हम अपने बच्चों को, हमारे मन में ये होना चाहिए कि भाई आयुर्वेद में जाना उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मार्क्स कम रह गए इसलिए हम आयुर्वेद में एडमिशन ले रहे हैं। ये एक परंपरा हमें स्थापित करनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा खुद कहे कि हमारी पैथी इतनी ज्यादा डेवलप हो कि हम कहें कि आयुर्वेद में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इन चीजों को देखते हो, क्योंकि मुझे कई बार लगता है इसमें कि जैसे हमारे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे मैं सिर्फ अभी यहाँ पर थोड़ा सा इस विषय को टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड रखना चाहूँगी कि जैसे हम देखते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहीं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करा रहे हैं या कोर्ट वगैरह में कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है, जहाँ पर कि एलोपैथिक डॉक्टर्स, चाहे वो मेडिको लीगल एक्सपर्ट की फॉर्म में है, चाहे वो ऑटोप्सी के लिए है, या वो कहीं भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की तरह, या फॉरेंसिक लैब्स में जहाँ जहाँ जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, वहाँ हमारे विभाग को आयुर्वेद में आयुष को भी इस तरीके की यदि संभावनाएं हम अपने विद्यार्थियों के लिए या हम खुद अपने कलीग्स के लिए डेवलप कर पाएं तो शायद बहुत अच्छा होगा, और लोगों की अभिरुचि उस चीज के लिए बढ़ेगी कि हम यदि आयुर्वेद में आएंगे। जैसे अभी डॉक्टर बराला ने कहा कि उन्होंने एक छोटा सा प्रयास करके इतने सारे लोगों को एक टीम वर्क की तरह जोड़ा, तो मेरे ख्याल से जो जो चीजें जिसके लिए हम ये मानते हैं कि आयुर्वेद के डॉक्टर को कमतर माना जाता है, ऐसी चीजों के लिए हमें लड़ना चाहिए, या हमें जाकर के, जो उन्होंने बताया कि भाई हमने गांधीवादी तरीके से इसको धरना प्रदर्शन करा, तो हमें अपने सभी जो हमारे चिकित्सक साथी हैं, हर एक विभाग में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी छुपी हुई है कि जहाँ उनके मन में ये कुंठा है, ये इच्छा होती है कि शायद ये चीज भी होती, मुझे तो ये सब आता है, ये मेरी ट्रेडिशनल एक्सपर्टीज है, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो इन चीजों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से अलग अलग जो हमारे हायर पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं उनके सामने हम अपने विचारों को रख करके इन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमारी ये पैथीज कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई, जैसा हम देख रहे हैं कि आप कोविड के टाइम में आपने देखा कि लोगों ने आयुर्वेद को बहुत एक्सेप्ट करा, और यहाँ तक कि एलोपैथिक मेडिसिन के कंपैरिजन में आयुर्वेद से लोग ज्यादा ठीक हुए। हम सभी लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस सभी के होंगे इन 2 साल में कि बहुत सारे लोगों ने रस औषधि, जहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत कम हो रहा था, वहां पर ऐसी औषधियां प्रयोग करके उनके सैचुरेशन को बढ़ा दिया। तो इट मीन्स कि हमारी पैथी तो बहुत डेवलप्ड है, और यदि हम लोग कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर के इन चीजों पर विचार करें और इन चीजों को एक साथ रखें तो बहुत ज्यादा इसमें विकास कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसको विकसित भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये चीज
जैसे कि डॉक्टर पांडे ने कही कि जो हमारी चिकित्सक हैं वो बहुत लगन के साथ हर एक चीज को करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आयुर्वेद वाले के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जोश रहता है। लेकिन जो हमारी परिस्थितियां होती हैं या जो वहां पर उसको इंफीरियरिटी एक तरीके से दिखाई जाती है, तो कई बार वो इंटरनली हैरेस होता है। तो जब तक उनके अंदर एक डेमोक्रेटिक वो नहीं आएगी कि हाँ मेरे अंदर भी एक पावर है, मैं भी एक काम कर सकता हूँ, तब तक वो चीजें हमें डेवलप करनी बहुत मुश्किल होगी। और एक छोटी सी चीज और है, जैसे कि अभी डॉक्टर मदन जी कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, तो डेफिनेटली मोहल्ला क्लिनिक वाला प्रयास बहुत अच्छा होगा। जैसे यदि एलोपैथिक वाले जिन जिन चीजों को कर सकते हैं, मुझे लगता है आयुर्वेदिक वाले उन चीजों को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से आप उनसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, आप मॉडर्न भी देखते हैं, आप उसको जो है अपनी पैथी तो पढ़ते ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम कहीं तो इतना अधिक लर्निंग कर रहे हैं और साथ में हमें ये कहा जाता है कि जैसे एलोपैथिक वालों के लिए आजकल अभी हुआ है कि भी आयुर्वेद का भी थोड़ा पार्ट उनको कुछ समय के लिए दिया जाएगा। तो इट मीन्स कि एलोपैथिक वाले तो आयुर्वेद सीख सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद वाले एलोपैथ क्यों नहीं वो कर सकते? मतलब एटलीस्ट उन्हें इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो उनके प्रेस्क्रिप्शन को समझ के पैथी अपनी ही करें, मिक्स्ड पैथी ना करें। मतलब मैं इसको तो बिल्कुल कंडम करूंगी कि यदि आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, आपने आयुर्वेदिक का ज्ञान लिया है और आप फिर उसके बाद एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो शास्त्रों में जो आचार्यों ने लिखा है वो तो सिद्ध है, साइंटिफिक है बिल्कुल। यदि हम उस पैथी को छोड़ करके हम एलोपैथिक के पीछे भाग रहे हैं तो बहुत गलत है। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए एक तरीके से इंफीरियरिटी नहीं माननी चाहिए कि भाई एलोपैथिक वाला है तो हम बहुत इंफीरियर हैं। तो ये चीज जो मोहल्ला क्लिनिक वाली बात है, तो मैं ये कहूंगी कि यदि आयुष प्रयास करें तो जहां जहां भी एलोपैथिक डॉक्टर्स को जिन जिन पोस्ट पर आप हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसी पोस्ट आयुर्वेद वालों के लिए क्यों नहीं क्रिएट की जाए। जो जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, जहां जहां भी ऐसे बहुत सारी फार्मेसीज हैं, बहुत सारे लैब्स हैं जहां पर एक्सपर्टीज की जरूरत है, वहां पर हमें अपने आयुर्वेद के लोगों का उपयोग करना चाहिए। हालांकि जो आजकल अब इतना पीजी डिपार्टमेंट खुलते जा रहे हैं, लोग पीएचडी स्कॉलर्स बाहर निकल रहे हैं और जिनको की प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती है, तो कहाँ से उनके अंदर वो डेमोक्रेटिक फीलिंग कहाँ से आएगी? वो एक जो अंदर से जो उनकी आग है वो सुलगती रहती है, लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और जहां वो सब लोग मिलते हैं तो लगता है कि शायद वो कुछ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे जो छोटे छोटे मंच हैं, चाहे हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद है, चाहे आपका ये रिसर्च सोसाइटी है, ये एक बहुत अच्छे मंच हैं कि जहां पर हम एक लर्नेड पर्सन्स को जोड़ सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं और एक जितनी भी उनकी फीलिंग्स हैं उनको इसमें एक ज्वाइन करके हम कुछ ना कुछ एक नई क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। तो जहां तक इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है, वो आजकल के समय में बहुत जरूरी है। और जब तक आपके अंदर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होगी, आप जब तक अपनी भावनाओं को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तब तक शायद इसमें कोई कहना चाहिए परिवर्तन भी ना आ पाए। तो यदि हम चाहते हैं कि हम आयुष को और मजबूत बनाएं और हम अपने आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सेल्फ डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। उसके अंदर इतनी वो होनी चाहिए फीलिंग कि हम जो भी काम करें उसमें मैं पूरा सक्षम हूँ उस चीज को करने के लिए। और छोटे छोटे जो हमारे जैसे छोटे गांव हैं या जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं, वहां पर जैसे साउथ में लोग हमारी पैथी इतनी डेवलप क्यों है, नॉर्थ में क्यों नहीं है? तो मुझे ये लगता है कि वहां के लोगों के अंदर ये भावना, ये फेथ भरा गया है कि आपको जो आयुर्वेदिक पद्धति हम हर्ब्स के कारण, हर्ब्स की वजह से दे रहे हैं, उस आयुर्वेदिक पद्धति से आप ठीक हो जाएंगे। तो हमें वो फेथ, वो ट्रस्ट अपने लोगों में डेवलप करना है, चाहे हम गांव में, शहर में, मोहल्लों में उन चीजों को ओपन करें।
और वहां पर हम प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन दें। यदि आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार।